हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुप्ता क्लासेस। इस वीडियो में मैं आपको जो है मास एंड वेट के बारे में बताऊंगा। तो मास क्या है, बेसिकली मास होता क्या है, आप यहाँ से ध्यान से देख सकते हैं कि मास जो है क्वांटिटी ऑफ मैटर। जितना जो भी मैटर है, आपको पता है कि मैटर जो है एग्जिस्ट करता है पार्टिकल्स के फॉर्म में। सबसे छोटा जो है एलिमेंट क्या होता है, पार्टिकल होता है। हालांकि पार्टिकल से भी छोटे चीज़ें होती हैं, जैसे कि एक जो एटम होता है, जो सबसे छोटा जो है पार्टिकल होता है, एटम होता है, उससे भी छोटी चीज होती है। एटम भी जो है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है, ठीक है। बट यहाँ पे अभी हम देख सकते हैं कि मास जो है उसको हम कहते हैं मैटर कंटेन इन ए बॉडी। जितना भी मैटर कंटेन है किसी भी बॉडी में या किसी भी ऑब्जेक्ट में, जितना भी मैटर कंटेन होता है उसी हम क्या कहते हैं, मास। जैसे इसका भी कुछ मास होगा, इसका भी कुछ मास होगा, इस बोर्ड का भी कुछ मास होगा, गैस का भी कुछ मास होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लेते हैं उसका भी कुछ ना कुछ मास होता है। तो मास को हम कैसे डिफाइन करेंगे? द मैटर कंटेन इन ए बॉडी इज नोन एज द मास। तो जितना में मैटर कंटेन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट में, उसको हम क्या कहते हैं, मास होता है। और मैटर किससे मिलके बनता है? मैटर्स जो है पार्टिकल से मिलके बनता है। पार्टिकल किससे मिलके बनता है? पार्टिकल्स जो है एटम से मिलके बनते हैं। और एटम किससे मिलके बनता है? एटम जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बनता है। उसका भी मास होता है। उसी से जो है सब जो है कैलकुलेशन करके हम टोटल जो है मास हम कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी जो है एटम का, राइट। अब यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज है मास के, जैसे कि मास कैसे क्या होता है? मास एक स्केलर क्वांटिटी होती है। अब स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी जो है फिजिकल क्वांटिटी को दो टाइप से हम डिफाइन कर सकते हैं। एक को हम स्केलर कहते हैं और दूसरा वेक्टर कहते हैं। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम डिफाइन करने के लिए केवल हम मैग्नीट्यूड, केवल उसके परिमाण या मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, उसको हम क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी। जैसे लेंथ को जो है अगर हमें बताना होगा तो हम कह सकते हैं 2 मीटर लेंथ, 3 मीटर लेंथ। उसके डायरेक्शन से हम इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, इसलिए लेंथ कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। मास क्या है? मास को हम जो है जो मेजर करते हैं किसमें? किलोग्राम में। जैसे कि आप कोई चीज खरीदने जाते हैं तो किलो में खरीदते हैं, है ना। ये 2 किलो है, 5 किलो है, 10 किलो है, ठीक है। तो हम अमाउंट बताते हैं कि कितना जो है क्वांटिटी है, बट हम ये नहीं बताते कि इसका डायरेक्शन क्या है। उससे हम रिलेट नहीं करते हैं, उसका कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो मास क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है जिसको जो है बताने के लिए हम केवल जो है इसके जो है मैग्नीट्यूड के बारे में बात करते हैं, इसके डायरेक्शन के बारे में बात नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, मेजर ऑफ इनर्शिया। मास जो है मेजर ऑफ इनर्शिया भी होता है। जिसका ज्यादा मास होगा, इनर्शिया उसमें ज्यादा ही होगा। इनर्शिया होता क्या है? इनर्शिया जो है ऐसी प्रॉपर्टी होती है ऑब्जेक्ट की जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट में अगर हम कोई चेंज करते हैं, कुछ भी चेंज करते हैं, तो क्या होता है? उस ऑब्जेक्ट में इनर्शिया आ जाता है। वो इनर्शिया क्या करता है? ऐसी प्रॉपर्टी है जो इसको चेंज का क्या करता है? अपोज करता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इनर्शिया। तो इट इज आल्सो द मेजर ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया को हिंदी में कहते हैं जड़ता। इनर्शिया को क्या कहते हैं? जड़ता। मतलब किसी चीज को आप जो है अगर जो है पुश करना चाहें तो वो जो है पुश नहीं होना चाहता है। रेस्ट में है, रेस्ट में ही रहना चाहता है जो है। और अगर मोशन में है, मोशन में ही रहना चाहता है। चेंज नहीं हो सकता है। चेंज इसलिए नहीं होता है क्योंकि उसमें एक प्रॉपर्टी होती है। कैसी प्रॉपर्टी? इनर्शिया की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। और इनर्शिया तभी होगा जब मास होगा। जितना ज्यादा मास होगा, इनर्शिया उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। जैसे एक हम छोटा सा जो है ब्लॉक ले लें, है ना, जिसका जो है वेट मान लीजिए जो है 10 न्यूटन है, और एक बड़ा सा जो है ब्लॉक ले लें जिसका वेट है 1 क्विंटल है। कितना है? 1 क्विंटल है। मान लीजिए 100 न्यूटन है उसका वेट, ठीक है, 100 न्यूटन है। अब इसको जो है हमें खिसकाने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ये जल्दी खिसकेगा नहीं। मतलब क्या है? इसकी इनर्शिया ज्यादा है, इसमें इनर्शिया ज्यादा होगा और इसमें इनर्शिया क्या होगा? कम होगा। तो मास जितना ज्यादा होगा, इनर्शिया भी उतना ही ज्यादा होगा। जितना कम होगा उतना ही कम होगा। इसीलिए हम इसको कहते हैं मास इज द मेजर ऑफ द इनर्शिया। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, रिमेन्स द सेम एवरीवेयर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मास एक ऐसी क्वांटिटी है जो अगर हम, जैसे मेरा कुछ जो भी मास है, हम यहाँ पे नहीं, कहीं भी चले जाएं, हम पोल्स पे चले जाएं, हम कहीं जो है आप मार्स पे चले जाएं, या जो है पहाड़ों पे चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, मास एक ऐसी क्वांटिटी है जो चेंज नहीं होती, यूनिवर्सल रहती है। हमेशा जो है इसकी वैल्यू सेम रहेगी, चाहे जहां पे आप चले जाएं। मास जो है किस पे डिपेंड करता है? शेप वगैरह पे डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट का शेप है, उसका जो है साइज कितना है, उस पर डिपेंड करता है। जैसे हम छोटे बच्चे का या इसका मास लें तो इसका मास कुछ और होगा, हमारा मास कुछ और होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम कहते हैं कि जो है मास जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रेविटी होता है। कहीं भी हम चले जाएं, ग्रेविटी क्या होती है? चेंज हो जाती है। जब हम कहीं ऊपर जाते हैं या नीचे जाते हैं या पहाड़ों पे जाते हैं या पोल्स पे जाते हैं या चंद्रमा पे चले जाते हैं तो ग्रेविटी चेंज होती है। बट मास जो है कभी भी चेंज नहीं होती। मास रिमेन्स द सेम एवरीवेयर। मास हमेशा हर जगह जो है सेम होती है।
नेक्स्ट पॉइंट लिखा है यूज बीम बैलेंस टू मेजर मास। आपने देखा होगा कि जब आप सामान लेने जो है जाते हैं मार्केट में, तो आप कोई चीज खरीदते हैं, सब्जी वगैरह खरीदते हैं, तो वो आपको एक तराजू से, एक बैलेंस से जो है मीजर करके देता है। तो मास को हम किससे मीजर करते हैं? बीम बैलेंस। उसको हम क्या कहते हैं? बीम बैलेंस, जिसको तराजू हम लोग कहते हैं। तो तराजू को क्या कहते हैं? बीम बैलेंस। ठीक है, तो बीम बैलेंस से मास को हम मीजर करते हैं। तभी जैसे आप सब्जी लेने जाएं कि आलू जो है 10 किलो दे दीजिए, टमाटर इतना किलो दे दीजिए, है ना, परवल इतना जो है दे दीजिए 250 ग्राम। तो जो आपने बोला 1 किलो है 1 kg, तो 1 kg तो ये क्या है? दिस इज द मास। 2 kg, kg ये क्या है? मास की यूनिट होती है। ठीक है, ये मास की यूनिट होती है। और मास को जो है नापने के लिए, मेजर करने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? बीम बैलेंस। उसको हम तराजू को क्या कहते हैं? बीम बैलेंस। बीम बैलेंस में क्या होता है? इस तरीके से एक तराजू होती है, यहाँ पे जो है इस टाइप से ये जो है लटका रहता है, और यहाँ पे एक सामान रखा जाता है, यहाँ पे एक वेट जो है मास का जो है वेइंग जो है वो रखा जाता है। उससे हमें पता चलता है कि कितना हमने लिया है। नेक्स्ट जो है एसआई यूनिट जो है मास की क्या होती है? किलोग्राम। एसआई यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। एसआई मतलब स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स यूनिट होती है, जो कि हर जगह जो है यूज की जाती है इंटरनेशनल लेवल पे। तो मास का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम। और किलोग्राम को जो है शॉर्ट में क्या लिखते हैं? केजी लिखते हैं। ऐसे ही सीजीएस सिस्टम में जो यूनिट्स होती है क्या होती है? ग्राम होती है। और ग्राम को हम किससे लिखते हैं? जीएम से लिखते हैं। स्मॉल फॉर्म क्या है? जीएम है। तो यहाँ पे हमने आपको बताया मास होता क्या है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज को बताया। नेक्स्ट जो है हम इसमें जो है आपको बताएंगे वेट क्या होता है। नेक्स्ट जो है आपका आएगा वेट क्या होता है। नेक्स्ट बेटा क्या है? वेट। इसमें वेट क्या होता है? जैसा कि हमने देखा कि जो है मास जो है वो चेंज नहीं होता है। मास की वैल्यू जो है यूनिक रहती है, वो हर जगह सेम रहती है, किसी पे डिपेंड नहीं करता है वो। जबकि वेट क्या होता है? वेट कई चीज़ों पे डिपेंड करता है। कई चीज़ों पे क्या? जैसे यहाँ पे हम देखें कि वेट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ये एक टाइप का फोर्स होता है एक्टिंग ऑन द बॉडी ड्यू टू ग्रेविटी। कोई भी ऑब्जेक्ट है, आपको पता है कि कोई किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट करती है, उसी को कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी। उसको कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। तो अर्थ जिस ग्रेविटेशनल फोर्स से अपनी तरफ खींचती है, उसी को हम, उस फोर्स को क्या कहते हैं? वेट कहते हैं। तो वेट एक टाइप का फोर्स होता है जिसकी वजह से जो है अर्थ अपनी तरफ खींचती है, ग्रेविटी, उसी को हम ग्रेविटी कहते हैं। इसकी वैल्यू क्या होती है? W = mg। W क्या है? वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। m क्या है? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। और क्या है ये एक्सेलरेशन। ये क्या है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट। और ये क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसका जो है मल्टीप्लिकेशन होता है। जो वेट होता है वो क्या होता है? मास और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, तो यहां से हम देख सकते हैं कुछ पॉइंट्स हमने लिखा है जो कि जो है इसकी कैरेक्टरिस्टिक में आते हैं। जैसे हम वेट क्या होता है? एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। हमने बताया मास जो है क्या है? स्केलर क्वांटिटी। और जो है वेट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। मतलब इसको डिफाइन करने के लिए ये एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसको डिफाइन करने के लिए हमें जो है मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसके लिए जो है एक डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे कि जो है कोई ऑब्जेक्ट जो है ऊपर रखा हुआ है, अगर उसको हम यहाँ पे से जो है इस तरीके से छोड़ दे तो क्या होगा? ये नीचे की तरफ जो है सरफेस पे जो है गिरने लगती है। मतलब क्या है? जिस फोर्स से नीचे गिर रही है वो फोर्स क्या होगा? mg होगा। और mg ये नीचे इसलिए जा रही है क्योंकि इसका डायरेक्शन क्या है? डाउनवर्ड है। मतलब क्या है? इस फोर्स के लिए या इस वेट के लिए, इस वेट को क्या है? डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। इसीलिए क्या होता है? ये वेक्टर क्वांटिटी होता है जो है। अब कुछ जो है चीजें हैं, जैसे हम यहाँ पे बॉल लें और इसको हम जो है अपने हाथ से ऊपर की तरफ फेंके तो क्या होगा? मैंने फोर्स इस पे लगाया, ठीक है, तो इसके ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रहा है। ठीक है, ऊपर की तरफ फोर्स लगाया, तो मतलब फोर्स को जो है डिफाइन करने के लिए क्या है? डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, कोई जो है चीज मूव कर रहा है उसको डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी। मतलब क्या है? ये जो वेट है वो क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। और इसकी वैल्यू जो है डिपेंड करती है, देखो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन क्या है? mg है, मतलब g पे क्या होती है? डिपेंड करती है। m तो कांस्टेंट रहेगा हर जगह, इसकी वैल्यू कोई चेंज नहीं होती। लेकिन ये जो है किस पे जो है डिपेंड करता है? g पे। g की वैल्यू ज्यादा होगी तो w भी ज्यादा होगा, g की वैल्यू कम होगी तो w भी कम होगा। अब g की वैल्यू कहाँ कहाँ ज्यादा और कम होती है तो हम देखें तो पृथ्वी पे जो है कई चीजें हैं। जैसे पोल्स की बात करें, पोल्स मतलब जो है पूरे अर्थ को देखें, इस तरीके से होता है अर्थ। ठीक है, इस तरीके से जो है ये 23 डिग्री जो है एंड हाफ डिग्री से झुका रहता है, तो इसको हम पोल कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? पोल कहते हैं। ठीक है, और ये जो यहाँ पे जो है सर्कल बनता है इसको कहते हैं इक्वेटर। इसको क्या कहते हैं? इक्वेटर। तो पोल्स पे क्या होता है? पोल्स पे जो है, क्योंकि पृथ्वी जो है थोड़ी चपटी ऐसे होती है ना, पृथ्वी जो है थोड़ी चपटी सी है, ऐसा है ना। तो पोल्स पे क्या होता है? जी की वैल्यू क्या होता है? मैक्सिमम होती है।
जी की वैल्यू मैक्सिमम होती है। जी की वैल्यू जब ज्यादा होगी तो वेट जो है क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। मतलब हम यहाँ पे जो है हमारा वेट जो है मान लीजिए 65 है और अगर हम पोल्स पे चले जाएं तो क्या होगा, हमारा वेट क्या होगा, बढ़ जाएगा। हमारा वेट क्या होगा बेटा, बढ़ जाएगा। और वही इक्वेटर की बात करें तो क्या होगा, इक्वेटर पे जो है क्या होता है, जी की वैल्यू मिनिमम होती है, जिसकी वजह से जो है वेट की वैल्यू क्या होगी, कम से कम हो जाएगी। सबसे कम वेट कहां पे होगी, इक्वेटर पे। इक्वेटर पे जैसे हम साउथ अफ्रीका या जो है अफ्रीका वगैरह चले जाएं, वहां पे 20 से जो है, क्योंकि इक्वेटर लाइन 20 से जाती है, इंडिया से नहीं जाती है, अफ्रीका वगैरह से 20 से जाती है, तो वहां पे चले जाएंगे तो हमारा वेट अगर हम मेजर करें तो हमारा वेट क्या होगा, कम आएगा। जो यहाँ पे वेट है उससे क्या होगा, कम होगा। ठीक है, जो हम लोग जी की वैल्यू पढ़ते हैं, जी की वैल्यू 9.8, ये एवरेज वैल्यू है। दिस इज द एवरेज वैल्यू ऑफ जी। एवरेज वैल्यू ऑफ जी कितनी है, 9.8 है। इस 9.8 से ज्यादा होगी कहां पे, अगर हम पोल्स पे चले जाएं। 9.8 से कम होगी कहां पे, जब हम पृथ्वी पे ही हम इक्वेटर पे चले जाएंगे। ठीक है, दूसरी चीज, एक और पॉइंट है इसमें देखने के लिए कि जैसे जैसे हम पृथ्वी से ऊपर की तरफ जाते हैं एटमॉस्फेयर में, जैसे जैसे हम ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे क्या होता है, जी की वैल्यू डाउन होती जाती है। वैसे ही वैसे वेट की वैल्यू क्या होती है, वो भी डिक्रीज करती जाती है। वैसे वो भी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। अगर हम चंद्रमा पे चले जाएं तो जो है चंद्रमा पे जो है हमारा वेट क्या हो जाएगा, जो जी की वैल्यू होती है चंद्रमा पे, वो कितना होता है, जो अर्थ पे जो है ग्रेविटी है उसका 1/6 होता है। तो चंद्रमा पे हमारा वेट क्या होगा, हमारा वेट जो होगा चंद्रमा पे क्या होगा, W/6 हो जाएगा। मतलब अगर हमारा वेट यहाँ पे 60 है, तो अगर हम चंद्रमा पे चले जाएं तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा केवल। ठीक है, तो इस तरीके से हम जी की वैल्यू पे किस तरह से डिपेंड करती है, यहाँ पे हम वेट को देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है, इसको हम मेजर करने के लिए हम स्प्रिंग बैलेंस का यूज करते हैं। वहां पे कौन सा, बीम बैलेंस था, और यहाँ पे क्या है, स्प्रिंग बैलेंस का यूज करेंगे। तो जब भी जो है वेट को मेजर करना होगा तो हम स्प्रिंग बैलेंस का यूज करते हैं। देखा होगा सिलेंडर्स वगैरह के वेट को मेजर करने के लिए स्प्रिंग बैलेंस का यूज किया जाता है। और इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट हम किलोग्राम वेट में लिखते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है, किलोग्राम वेट में है। तो ये जो है आपका मास और वेट के बारे में होगा। अब जो है नेक्स्ट जो है मैं आपको जो है नॉर्मल फोर्स के बारे में बताऊंगा। नॉर्मल फोर्स जो है सिंपली जो है फोर्स होता है, यहाँ पे हम देख सकते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। नॉर्मल फोर्स क्या होता है, नॉर्मल फोर्स जो है जब कोई ऑब्जेक्ट किसी ऐसे सरफेस पे रखा है, कॉन्टैक्ट सरफेस पे, ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट का वेट जो है क्या करेगा, इस सरफेस को पुश करेगा। इस सरफेस को क्या करेगा बेटा, पुश करेगा। तो पुश करने के लिए फोर्स लगाएगा। कौन सा फोर्स लगेगा, वेट के बराबर। इसको इस तरीके से बनाएं तो ये क्या होगा, इसका वेट क्या होगा, mg होगा। अभी हमने पढ़ा वेट इज इक्वल टू क्या होता है, mg। तो ये पुश करेगा इस सरफेस को, उतना ही सरफेस जो है इसके ऊपर रिएक्शन फोर्स लगाएगा अपवर्ड। इसी को कहते हैं, इस सरफेस, इस जो है जो सरफेस है इसके नॉर्मल डायरेक्शन में, तो उसी को कहते हैं नॉर्मल फोर्स। इसको क्या कहते हैं, नॉर्मल फोर्स। उसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल फोर्स। और ये किसके अकॉर्डिंग आता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ। हम लोगों ने न्यूटन्स थर्ड लॉ पढ़ा था। न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग जो है ये फोर्स जो है आता है एक्शन रिएक्शन। एक्शन क्या है इसमें, दिस इज द एक्शन। ये क्या है, दिस इज द एक्शन। और ये क्या है, दिस इज द रिएक्शन। तो एक्शन रिएक्शन के फॉर्म में नॉर्मल फोर्स जो है वो आता है। तो आज इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट जो है आपका जो है नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो है फ्रिक्शन के बारे में डिटेल में बताऊंगा कि फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन के टाइप्स क्या होता है, फ्रिक्शन कैसे एडवांटेजेस होता है, कहाँ डिसएडवांटेज होता है, ये सारी चीजें देखेंगे। थैंक यू।